स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास है, इसका न्यू कोर्स 2021 और 22 के सेशन के अकॉर्डिंग टर्म 1 का चैप्टर 1 बनता है। चैप्टर 1 जो है वो आपका कटा हुआ है, ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपके इसी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन विद आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप हमें इस पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? यूनानी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फारसी? तो मेसोपोटामिया नाम जो है वो यूनानी भाषा से संबंधित है। ये आपका चैप्टर जो है ये वाला मेसोपोटामिया वाला उसी के फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आपके ऑप्शंस हैं मोसोस और पोटामा, मेसोस और पोटेमोस, मोसोज और फरात, इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्द, पहला है मेसोस और दूसरा है पोटेमोस, इससे बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? ये देखिए यहाँ पे था इसलिए बताया गया क्योंकि मेसोपोटामिया अभी वर्तमान में इराक हो गया है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? दजला और नील नदी, फरात और नील नदी, दजला और फरात, इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया दजला और फरात इन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया का जो वर्तमान में क्षेत्र है वो किस गणराज्य का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ईरान, जॉर्डन, इजराइल या फिर इराक। तो वर्तमान में ये इराक गणराज्य का एक हिस्सा है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी वो कौन सी थी? आपके ऑप्शन है सुमेरियन, अक्दी, अरेमाइक या फिर हिब्रू। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। कौन सी ज्ञात भाषा थी? सुमेरियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेसोपोटामिया में 2400 यानी कि 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया? यानी कि ऐसी कौन सी भाषा थी जिसने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था? सुमेरियन ये तो हो ही नहीं सकता। अक्दी, अरेमाइक या फिर हिब्रू। तो इसका सही आंसर है अक्दी। अक्दी भाषा ने मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन की जगह, इसने सुमेरियन भाषा की जगह अपना स्थान बना लिया था, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं अभी देखिए यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन बनेंगे इसी से संबंधित, ठीक है। मैं आपको दोनों बताता हूँ। मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है? मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है? गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, मतलब परंपरा काल गणना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए और बी दोनों, गणित की विद्वतापूर्ण और परंपरा काल गणना। अब देखिए अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एकदम उसी की तरह है, ठीक है। क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है, और यहाँ पे बोला गया है कि वो प्रसिद्ध किसके लिए थी, ठीक है। शहरी जीवन के लिए सही है, समृद्ध साहित्य के लिए सही है, गणित और खगोल विद्या के लिए ये भी सही है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेसोपोटामिया जो था यह इस क्षेत्र में किस चीज़ का अभाव था या किस चीज़ की कमी थी? खनिज संसाधनों की, खाद्य संसाधनों की, जल संसाधनों की, या फिर इन सभी की कमी थी? तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की काफ़ी कमी थी, ठीक है। किसकी? खनिज संसाधनों की। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया में
जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई थी वो लगभग किस समय की थी? 1000 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व या फिर 5600 ईसा पूर्व। तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। कब की हैं? 3200 ईसा पूर्व की। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो किस प्रकार की पट्टिका पर लिखा करते थे? वो जो पट्टिका होती थी वो किस प्रकार की होती थी? तांबे की, लोहे की, मिट्टी की, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब वहाँ पे खनिज संसाधनों की कमी थी तो तांबा लोहा तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन 4 है ही नहीं। तो ऑप्शन बचेगा हमारा 3rd, मिट्टी की पट्टिका पर। मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की पट्टिका पर लिखे करते थे? मिट्टी की पट्टिका पर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीप और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हुआ करते थे ये कहाँ से मंगाया करते थे? तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार के देशों से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की से भी, ईरान से भी और खाड़ी पार के देशों से भी, यानी कि उपरोक्त सभी वाला आंसर सही है। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए उर और मारी नगर के संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न आएंगे। कौन से? उर और मारी नगर के संदर्भ में। पहला है, उर नगर की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी? 1930, 1931, 1989 या 1999? तो उर नगर की सबसे पहली खुदाई हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर उपरोक्त सभी। तो 7000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो खेती थी वो इराक में शुरू हुई थी। कहाँ पे? इराक में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उरूक क्या था? अब देखिए उर तो आपको पता चल गया क्या। अब देखिए उरूक क्या है? एक मेसोपोटामियाई पक्षी है, एक भाषा है, एक शहर है या फिर एक भवन है? तो जैसे आपको पता है, आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें उर और मारी नगरों के बारे में बताया गया है। तो पक्षी, भाषा और भवन तो है नहीं, तो ये है एक मेसोपोटामियाई शहर। क्या है? मेसोपोटामियाई एक छोटा सा शहर है। आगे अब देखिए, उर नगर से संबंधित ही प्रश्न है कि उर शब्द जो था ये किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था? उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था? वायुदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव या फिर चंद्रदेव? तो उर शब्द जो है वो चंद्र देवता के लिए उपयोग किया जाता था। किसके लिए? चंद्र देवता के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप अभी तक के जो 16 प्रश्न हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं बच्चों, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया वो आप वीडियो को थोड़ा कम करके देखिए, यानी कि वीडियो थोड़ा पीछे करके देखिए, दोबारा से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रेम व युद्ध की देवी किसे माना जाता था? ठीक है, आपके ऑप्शन है इन्नाना को, उर को, एन मरकर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है इन्नाना। प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था? इन्नाना को। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ईसा पूर्व के बाद, मतलब 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर किसके रूप में फला फूला था? एक शाही भवन, एक शाही राजधानी, एक शाही किला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये एक शाही भवन भी था, शाही किला भी था, लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद ये एक शाही राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, यानी कि खूब फला फूला था। किसके रूप में? शाही राजधानी के रूप में। आगे देखिए, मारी नगर जो था यह किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि मारी नगर में किस चीज़ का व्यापार अधिक होता था? लोहे व चांदी का, कांसा व सोना का, तांबे व टिन का या इनमें से कोई नहीं? तो मारी नगर जो है वो तांबे और टिन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तांबे व टिन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, परिवारों में गोपनीयता बनाए रखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि परिवार में गोपनीयता रहती थी मेसोपोटामिया के घरों में, ऐसे इसमें से कौन सा कथन है जो सही है? पहला पॉइंट, कमरों में खिड़कियों का अभाव था और घरों में जो रोशनी थी वो सिर्फ दरवाज़ों से ही आती थी, यानी कि कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। हाँ, ये वाला सही है। दूसरा है, घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन था, जैसे कि शकुन, आपको अपशकुन संबंधी बातें, जैसे कि
घर की दहली अगर ऊंची उठी हुई है तो वह धन लाता है। कुछ ऐसे अपशगुन थे प्रचलित थे। हाँ, ये भी सही है। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान हुआ करता था। कुछ लोगों को घरों में ही फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। ये भी सही है। तो परिवार में गोपनीयता बनाए रखने के संदर्भ में ये तीनों कथन यानी कि उपरोक्त सभी जो कथन हैं ये सही है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 20। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है? पहला, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। अब देखिए मेसोपोटामिया जो है वो अपनी लेखन कला, गणित कला के कारण ही ये प्रसिद्ध रही है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, तो आप यही समझ जाइए कि यही वाला आंसर जो है वो गलत है। बाकी आगे देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, ये सही है। तीसरा है, उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस ऑप्शन फर्स्ट गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कीलाकार के संदर्भ में, अब देखिए कीलाकार है, कीलाकार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? यह एक पट्टिका थी, गलत है। दूसरा है, यह एक लातिनी शब्द क्यूनिशियस जिसका अर्थ होता है छोटी और फॉर्म जिसका अर्थ होता है आकार, इससे बना हुआ है, ये सही है। यह मारीनगर का एक उपनगर था जहाँ पर सोने का व्यापार होता था, गलत है। यह इनमें से कोई नहीं। तो कीलाकार जो है इसके संदर्भ में ऑप्शन सेकंड जो है हमारा ये सही है कि यह एक लातिनी शब्द क्यूनिशियस, ठीक है, इससे निकला था जिसका अर्थ है छोटी और फॉर्म जिसका अर्थ होता है आकार, छोटे आकार के। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने करवाया था? यानी कि बेबीलोनिया जो एक शहर था मेसोपोटामिया का, इसे 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से किसने मुक्त कराया था? सिकंदर, ठीक है, नाबूकदनेस्सर, नबूकोडनेस्सर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेबूकोडनेस्सर ने। किसने मुक्त करवाया था? नेबूकोडनेस्सर ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, काल गणना के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? काल गणना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है, इसका विभाजन जो है वो 1 वर्ष 12 महीने, 1 महीने 4 हफ्ते में और 1 दिन 24 घंटे और 1 घंटा 60 मिनट में इसका विभाजन किया गया था। एक बार देखिए, 1 वर्ष को 12 महीने में, 1 महीने को 4 हफ्ते में, 1 दिन को 24 घंटे में और 1 घंटे को 60 मिनट में, सही है। काल गणना का लेखा जोखा लिखित रूप से मिलता है, सही है। चंद्र ग्रहण आदि का भी हिसाब रखा जाता था, ये भी सही है। तो काल गणना के संदर्भ में उपरोक्त सभी जो कथन हैं ये चारों के मतलब तीनों के तीनों कथन सही हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गिल्गामेश क्या है? गिल्गामेश ये क्या था? एक व्यापारी था, उदनगर का शासक था, मारीनगर का शासक था, या फिर यह एक अभिलेख का नाम है? तो गिल्गामेश जो है वो उरुक नगर का शासक था। कहाँ का? यह एक उरुक नगर का शासक था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबूकोडनेस्सर, नाबूकदनेस्सर, सिकंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्र बेबीलोन का जो अंतिम शासक है वो था नाबूकदनेस्सर। कौन था बच्चों? नाबूकदनेस्सर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसमें आपको क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर थे वो आपको पता चल गए। एंड आई होप बच्चों आपको चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे MCQ वो आपको समझ में आए होंगे। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर देंगे, ताकि जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सकेगी और वो आसानी से अपना जो चैप्टर है वो क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर कर पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।